हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी विल टेक अप द रिमेनिंग टॉपिक्स फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो कि हैं प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। Without wasting any time, let's start with the present status of pharmacognosy. आगे बढ़ने से पहले हम प्रेजेंट स्टेटस का मतलब समझ लें। प्रेजेंट स्टेटस का मतलब हुआ कि मौजूदा दौर में फार्माकोग्नोसी कहाँ है, मतलब इस वक्त फार्माकोग्नोसी का दुनिया में कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो more than 80% of world population uses plants for their healthcare needs। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा तब से उसने नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी हेल्थ केयर नीड्स के लिए यूटिलाइज किया। तो आज भी वही चीज़ जारी है। आज भी इंसान 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लांट्स का ही यूज़ करती है फॉर हेल्थ केयर एंड डर्मेटोलॉजिकल पर्पसेस। अब कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कोशिश की है कि अपनी ट्रेडिशनली यूज्ड प्लांट्स को मेन स्ट्रीम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 2016 चाइना ने कोशिश की कि वो अपने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को अपने मेन हेल्थ केयर सिस्टम में कोलैब करे। इसके अलावा जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ 90% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो हर्बल मेडिकमेंट्स की तरफ इंक्लाइंड है रादर देन सिंथेटिक ड्रग्स। तो प्रेजेंट स्टेटस को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एडवांस्ड ड्रग डिस्कवरी। अब जितनी भी मेडिसिन्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, बी इट प्लांट, एनिमल, मरीन ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक टेक्निक है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, उसके थ्रू फाइटो कंपाउंड्स को आइसोलेट किया जाता है नेचुरल सोर्स से और उसके बाद उसकी फर्दर रिसर्च होती है। आजकल बहुत ज़्यादा क्या कहूँ एक्सटेंसिव रिसर्च चल रही है ऑन मरीन ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब जब कोई भी मेडिसिन या फाइटो कंपाउंड नेचुरल सोर्स से आइसोलेट कर ली, अब थ्रू डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स लाइक क्रोमेटोग्राफी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, सेफ्टी, पोटेंसी ये सब इवैल्यूएट की जाती हैं। थर्ड हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, जिनकी तादाद दुनिया में कम हो गई है, लेकिन उनका होना ज़रूरी है क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टी वो होल्ड करते हैं। तो ऐसे केस में थ्रू टेक्निक्स लाइक प्लांट टिश्यू कल्चर, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग इन रेयर मेडिसिनल कंपाउंड्स को सेव किया जाता है एक तरह से, या ये कहा जाए उनकी एक सप्लाई मेंटेन की जाती है। फिर है हमारा एविडेंस बेस्ड नेचुरल मेडिसिन। सदियों से कोई ना कोई प्लांट या किसी और ज़रिए से कोई मेडिसिन किसी एनिमल से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या मरीन ऑर्गेनिज्म से यूज़ हो रही हैं फॉर वेरियस एलिमेंट्स। अब उसको थ्रू रिगरस इवैल्यूएशन, थ्रू वेरियस साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ उसको वैलिडेट किया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे हमारी प्लांट्स हो गई फ्रॉम आयुर्वेदा, यूनानी या सिद्धा मेडिसिन, और उनकी फिर क्लिनिकल स्टडी की जाती है ताकि वो एक मेन स्ट्रीम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ सके। उनको एक तरह से वैलिडेशन मिल गई कि पहले का जो इस्तेमाल था वो बिल्कुल ठीक था, उसको साइंटिफिकली वैलिडेट कर दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स। तो बायोएक्टिव प्रोडक्ट जो है आजकल ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसमें हमारे न्यूट्रासूटिकल, कॉस्मेसूटिकल, फंक्शनल फूड और डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं।
जैसे मैं कह दूं कि जैसे फ़िश कॉड लिवर ऑयल होता है, सर्दियों में लोग यूज़ करते हैं फॉर विटामिन ए और विटामिन डी, वो एक न्यूट्रासूटिकल है। तो वो कहाँ से आया? वो एक नेचुरल रिसोर्स से आया ना। या हो गया जैसे कोरियन स्किन आजकल बहुत फेमस है, अब उसमें जो है ये स्नेल म्यूसिन, उसको यूज़ किया जाता है फॉर इट्स हाइड्रेटिंग एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। वो जो ग्लास स्किन लाइक इफेक्ट आजकल बड़ा फेमस है ना, वो इसी से आता है। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आजकल मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और ये सब फार्माकोग्नोसी से ही रिलेटेड हुआ, क्योंकि ये सब नेचुरल रिसोर्सेज से ही लिया जा रहा है। 6th पॉइंट है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। अब फार्माकोग्नोसी अकेले काम नहीं करती कि किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से आपने कोई फाइटो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर लिया और बस इतना नहीं। इसमें बहुत सारी डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे बॉटनी हो गई, फाइटोकेमिस्ट्री हो गई, फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ताकि वो जो आइसोलेटेड फाइटो कंपाउंड है उसका एक मेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो आए थ्रू वेरियस इवैल्यूएशंस। लास्ट पॉइंट हो गया हमारा कोलैबोरेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स। इसमें भी यही है कि कोई भी आपने फाइटो कंपाउंड आया नेचुरल सोर्स से किसी, अब उसको एक फॉर्मुलेटेड उसमें लाने के लिए, कि जैसे सिरप में लाना है, कैप्सूल में, टैबलेट में, इंजेक्शन फॉर्म में, तो उसमें फार्मास्यूटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो फार्माकोग्नोसी अकेले काम नहीं करती, बहुत सारी ब्रांचेस और हैं साइंस की विच टुगेदर वर्क टुगेदर। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज़ स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब पहले स्कोप का भी मतलब समझ लें। Scope of pharmacognosy refers to the areas in which pharmacognosy is applied and its future potential in healthcare, research and industry. बेसिकली इसका मतलब हो गया, अगर मैं आम ज़बान में समझाऊँ, इसका फैलाव कहाँ तक है, मतलब क्या क्या इसने अपने अंदर ले रखा है, कहाँ तक ये फैली हुई है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो इट हैज़ एक्सपैंडेड फार बियॉन्ड द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब फार्माकोग्नोसी सिर्फ स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स नहीं है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें बहुत सारे और फील्ड्स ऑफ साइंस भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि पहला हो गया फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करता है सब्सटेंसेस या कंपाउंड के साथ जो कि प्लांट्स में ही सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर होते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है, इससे डील करता है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि अगर वो एक पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दे रहा है तो वो इसके स्ट्रक्चर से कैसे एसोसिएटेड है, ये हो गया स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको SAR भी कहते हैं। दूसरा डिसिप्लिन ऑफ साइंस हो गई कीमोटैक्सोनॉमी। अब जितने भी ये फाइटो कंपाउंड्स हैं वो जो प्लांट्स में पैदा होते हैं, ये किसी न किसी बायोजेनेटिक पाथवे के थ्रू पैदा होते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही कीमोटैक्सोनॉमी का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हो गया हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब कोई भी एक्सट्रैक्ट है, कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट, उसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड कितनी क्वांटिटी में है, उसको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गया या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गया। तो इस सब को काउंट किया जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फिर आते हैं हमारे कंप्यूटेशनल टूल्स लाइक इन सिलिको स्क्रीनिंग, रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। In silico screening basically helps in identifying the biological activity of any natural compound by identifying the protein with which they bind। मतलब कोई भी कंपाउंड जब ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन से बाइंड करेगा ताकि वो एक्टिविटी शो कर सके। तो उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है इन सिलिको स्क्रीनिंग ताकि उसकी फर्दर रिसर्च की जा सके। इसके अलावा हमारा RSM और ANN आ गया, वो फार्माकोग्नोसी में इनका यूज़ है फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसके अलावा इसको फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में भी
इसका यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा फार्मास्यूटिक्स, जो कि हमने अभी पहले भी पढ़ा। इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट सेफ, इफेक्टिव, स्टेबल एंड पेशेंट फ्रेंडली डोसेज फॉर्म। मतलब कोई भी आपका प्लांट एक्सट्रैक्ट है या कोई भी कंपाउंड जो एनिमल्स या मरीन ऑर्गेनिज्म या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी लिया गया हो, उसको एक कैप्सूल, टैबलेट, जेल, ऑइंटमेंट वगैरह फॉर्म में लाने के लिए फार्मास्यूटिक्स काम करती है। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर हेल्प्स इन इनेबलिंग कंजर्वेशन, प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर बायोएक्टिव कंपाउंड। यह भी हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा कि प्लांट टिश्यू कल्चर तब इस्तेमाल की जाती है जैसे किसी भी मेडिसिनल प्लांट की ग्रोथ इम्प्रूव करनी है या कोई एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है उस लिए, तो उस हिसाब से उसका इस्तेमाल है। लास्ट है हमारा प्लांट जेनेटिक्स, जो कि हेल्प करता है हमारा ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट बाय डीएनए बेस्ड टेक्निक्स या फिर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके अलावा फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये सब हमारा स्कोप में आ गया। अब आप अगर गौर करें तो प्रेजेंट स्टेटस और स्कोप एंड डेवलपमेंट, इसमें जो जो भी है वो आप इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कितना, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से आप इन सबको देख लें। आप थोड़ा सा स्लाइड से देखें, थोड़ा सा कोई सी बुक रेफ़र करें, तो आप एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। ये हाँ, मैंने एक फिगर दे दिया है ताकि आपको मेमोराइजेशन में इजी हो, तो कोई बुक भी रेफ़र कर लीजिए तो आप थोड़ा और एलैबोरेटिव फॉर्म में भी इसको लिख पाएंगे। इस टॉपिक में मेरी कोशिश रही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उसको पॉइंट वाइज आपको समझाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे विजिलेंट। Thanks for watching. Kindly like, comment and subscribe to my channel Pharmacognosy with Dr. Lubna. अगर आप किसी को जानते हैं, आपको लगता है उसको फायदा पहुंचेगा इस वीडियो से, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हिस्ट्री एंड डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में जानना है या फिर आपको B.Pharm के रिवाइज सिलेबस के बारे में जानना है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसकी वीडियो देख सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।